नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा पीछे वाले क्लास में मैंने आपको करवा दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्ट थे, EIC जो था वो 1773 से लेकर और 1853 के जो एक्ट थे वो एक्ट मैंने उसके अंदर क्या है भाई करवा दिए थे आप लोगों को। ठीक है, अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट क्लास है कि 1857 में क्रांति हुई और क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो भारत की शासन व्यवस्था थी ईस्ट इंडिया कंपनी से उठकर किसके पास चली गई भाई, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। अब आगे जो भी कानून होंगे वो सारी ब्रिटेन की संसद से पास होंगे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अब क्या है भाई, ब्रिटेन की संसद भारत पर क्या करने लगी थी भाई, शासन करने लगी थी। आगे के जितने भी एक्ट हैं वो सारे मैं आज आपको करवा देता हूं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं चार्टर एक्ट 1858, क्या भाई, चार्टर एक्ट 1858। तो चार्टर एक्ट 1858 क्या था भाई, पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है, क्या बनता है कि भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया। किसको दे दिया भाई, ब्रिटेन की संसद को दे दिया। मतलब एक ये क्वेश्चन भी बनता है कि ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया गया भारत के लिए पहला कानून तो कौन सा था भाई, ये चार्टर एक्ट 1858। इससे पहले भी ब्रिटेन की संसद करती थी लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती थी भाई, वो क्या भाई, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से रूल बना रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू शासन कर रही थी। लेकिन अब हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उससे अब शासन चलना बड़ा मुश्किल हो गया था 1857 की क्रांति के बाद। तो उसके बाद शासन सीधा भारत के जो शासन था वो किसके पास चला गया, ब्रिटेन की संसद के पास। नेक्स्ट देखो, भारत में द्विज शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। मतलब द्विज शासन प्रणाली काफी बार जिक्र आता है। जिक्र ये भी है कि द्विज शासन प्रणाली सबसे पहले 1765 वाली जो संधि हुई थी, इलाहाबाद संधि, उसमें कौन लेकर आया था, रॉबर्ट क्लाइव। तो वो द्विज शासन क्या बना था भाई, रेगुलेटिंग एक्ट लाने का एक कारण वो भी बना था। क्यों, क्योंकि द्विज शासन व्यवस्था शुरू कर दी थी और उससे करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या भाई घाटे में जाने लगी थी, फिर उन्होंने लोन की डिमांड करी और लोन की डिमांड करने से ब्रिटेन की जो सत्ता थी वो मतलब एकदम से अलर्ट हुई कि भाई अब तक तो कंपनी फायदे में जा रही थी और अब नुकसान कैसे हो रहा है। तो ये नुकसान को भरपाई देखे भाई कहां से की जा सकती, तो पता चला उनको कि करप्शन ज्यादा हो गया है। तो इसके लिए बाद में वो नियंत्रण के लिए क्या भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आते हैं। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ भी नियंत्रण करना है, नियमन करना है। दूसरा, भारत में द्वैध शासन प्रणाली। तो द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया भाई, यहां पर बताइए, क्योंकि यहां पर कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने आते क्या भाई द्वैध शासन प्रणाली पर क्या लगा दी भाई, रोक लगा दी। ठीक है, दूसरा, भारत का शासन भारत के राज्य सचिव को चलाना था। क्या भाई, भारत का शासन अब कौन चलाएगा भाई, भारत का राज्य सचिव। लेकिन बैठता कहां था वो, इंग्लैंड में। इसका वेतन भी किससे दिया जाता था, भारत की राजस्व व्यवस्था से इसका वेतन दिया जाता था। ठीक है, चार्ल्स वुड क्या बने थे भाई, पहले राज्य सचिव बने थे। कौन बने थे भाई, पहले राज्य सचिव। भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। देखो, सबसे पहले गवर्नर पोस्ट आई, फिर गवर्नर पोस्ट में सबसे पहले हम बंगाल के जो गवर्नर था उसको हमने क्या बनाया, 1773 के एक्ट कहते थे गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, फिर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल हमने कब बनाया, 1833 के एक्ट में। उस समय कौन था भाई बंगाल का गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या कहा जाने लगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। अब इस एक्ट में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, वो अंतिम गवर्नर जनरल भी बोलेंगे, कहने का मतलब है। लेकिन ये अभी क्या बोलने लगे, इसको वायसराय बोलने लगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या करने लगे, वायसराय कहने लगे। ठीक है, सभी धर्मों की मान्यताओं को, अब लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, 1 नंबर 1858 को क्या की, घोषणा की। क्या घोषणा की, सभी धर्मों की मान्यताओं को और सभी धर्मों की परंपराओं का क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। कि जो उपद्रव की स्थिति बनी हुई थी राजाओं में भी और सामाजिक लोगों में भी, कि जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना हुआ या दास प्रथा पर रोक लगाना हुआ, इस प्रकार के भारतीयों को लग रहा था कि हमारे धर्म का क्या कर रहे हैं भाई, हमारी जो परंपराएं उनको नष्ट कर रहे हैं। तो समाज में भी रोष व्यक्त था। दूसरा, सभी धर्मों की मान्यताओं को और परंपराओं को उसने क्या देने की घोषणा की, सम्मान देने की घोषणा की। सभी राजाओं के पदों का सम्मान करते हुए राज्य विस्तार पूर्वक। अरे जिसका खुद का ब्लड रिलेशन में कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अंग्रेज उसको क्या कर रहे थे, अपने शासन में मिला रहे थे। तो अपने शासन में मिला रहे थे तो क्या किया कि भाई इससे लोगों में क्या हो गया, राजाओं में असंतोष फैल गया और अंग्रेज अपना क्या करने लगे थे, राज्य विस्तार। तो उसने आते क्या किया कि राजाओं के पदों का तो क्या हो, सम्मान हो, राज्य विस्तार पर क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए, ताकि थोड़ा सा मामला जो उठा हुआ है ये
शांत हो जाए, बाकी काम अपन बाद में कर लेंगे, अपना काम है, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट 1858 की महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके बाद देखो नेक्स्ट में भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें क्या गया, इस एक्ट के तहत कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व को शामिल करने की बात थी। अच्छी बात थी कि भाई हम भारत में रूल कर रहे हैं तो कम से कम कुछ भारतीयों का भी क्या होना चाहिए, जो कानून बनाए उसमें योगदान होना चाहिए, ताकि हम यहाँ के लोगों की स्थिति को भी जान सके, उनकी स्थिति के अनुसार भी कुछ हम क्या बना सके भाई, कानून बना सके। अच्छी सोच थी ये, ठीक है, परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में देखो भारत परिषद अधिनियम 1909, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई पेपरों में आया है इसमें से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है भाई, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसका दूसरा नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को दूसरा और किस नाम से जानते हैं, तो इसमें मैंने शायद लिख भी दिया होगा, सांप्रदायिकता का अधिनियम। इसको क्या नाम दे रखा है भाई, सांप्रदायिकता का अधिनियम, ठीक है। किस एक्ट को, 1909 के एक्ट को सांप्रदायिकता का अधिनियम बोलते हैं। ये सांप्रदायिकता का अधिनियम क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जो मुस्लिमों का जो निर्वाचन होना था, निर्वाचन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की क्या की गई थी भाई, बात की गई थी, मतलब अलग से निर्वाचन पद्धति मुसलमानों के लिए अपनाने। तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया भाई, सांप्रदायिकता का अधिनियम। केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों का क्या बढ़ा दिया था, आकार बढ़ा दिया था। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो द्वितीय को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपरों में आया है, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से समझ लो। जनक मिंटो द्वितीय को, किसको भाई, मिंटो द्वितीय को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, बहुत अच्छा अधिनियम है, कई पेपरों में से क्वेश्चन भी आते हैं। 1909, 1919, 1935 ये तीनों ही अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या किया, देखो प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली, जहां जहां द्वैध शासन प्रणाली आती है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया, 1919 के अधिनियम के तहत। नियंत्रक महालेखक कैग का सुझाव इसी एक्ट में दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 148 में कैग का पद, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, मतलब सरकारी जो भी कामकाज होते हैं उसका क्या करता है, ऑडिट करता है महानियंत्रक लेखा परीक्षक, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए किस एक्ट के तहत लगाया गया था ये पद, 1919 के अधिनियम के तहत। द्विसदनीय व्यवस्था लाई, क्या लेकर आए भाई, द्विसदनीय व्यवस्था, कौन से एक्ट के तहत, 1919 के एक्ट के तहत द्विसदनीय व्यवस्था का सुझाव। और इसके बाद क्या हुआ, विधान परिषद के स्थान पर हम क्या ले आए, एक तो राज्यसभा ले आए भाई, और एक लोकसभा ले आए। द्विसदनीय में हम राज्यसभा और लोकसभा ले आए, ध्यान रखना। विधान परिषद के स्थान पर दो सदनीय व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा वाला। सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था। यहां समझो भाई थोड़ा सा, अगर सांप्रदायिकता अधिनियम किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं भाई, 1909 के, क्योंकि वहां से सांप्रदायिकता क्या हो जाती है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। लेकिन चरम की बात करें कि सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता, तो ये ध्यान रखना, ये 1919 का अधिनियम, इसमें सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति, ईसाइयों के लिए आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, तीनों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति का क्या कर दिया गया भाई, सिस्टम ले आए। तो इसमें सांप्रदायिकता जो थी वो क्या थी, चरम पे थी इस अधिनियम में। 1926 में सिविल सेवकों के लिए क्या लेकर आए, लोक सेवा आयोग, मतलब पीएससी लेकर आए। हम क्या लेकर आए, पीएससी, लोक सेवा आयोग। और ये वर्तमान में क्या है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, यूपीएससी। इसमें यूनियन शब्द जोड़ दिया, और क्या भाई, यूनियन शब्द और जोड़ दिया। अब ये वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, संघ लोक सेवा आयोग। तो
किस अधिनियम की देन है भाई ये बताओ ना। 1919 के अधिनियम की देन है ये, इतना आपको मालूम होना चाहिए। 1909 के अधिनियम में हम क्या लेकर आए थे भाई, पीएससी मतलब लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया था। ठीक है, केंद्रीय प्रांतीय बजट को पृथक पृथक, क्या भाई केंद्र का बजट अलग होगा और प्रांतों का बजट अलग होगा। इनके जो बजटीय प्रणाली थी वो दोनों की क्या कर दी भाई, अलग अलग कर दी। ये तो था आपका क्या भाई 1919 अधिनियम। ठीक है, और इसको दूसरा अगर नाम पूछ भी ले आप लोगों से तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। कौन से को, 1919 के अधिनियम को ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या है भाई, नेक्स्ट 1935 का भारत सुधार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भी है कि भारतीय जो संविधान है उसके ऊपर सबसे ज्यादा अगर दर्शन अगर किसी का है तो 1935 के अधिनियम में देखने को मिलता है। यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा असर किस अधिनियम का देखा जाता है, तो कौन से का, 1935 का। और 1935 के जो अधिनियम उसको हम क्या भी बोलते हैं भाई, मिनी संविधान भी बोलते हैं। देखो 42वां जो संविधान संशोधन था उसको भी हम बोलते हैं, और 1935 का अधिनियम उसको भी हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान बोल सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी जब 1947 से लेकर 1950 तक बीच में जो कानून व्यवस्था चली थी तो उसका बेसिक आधार 1935 का भारत सुधार अधिनियम ही था, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें देखो एक तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, किसकी स्थापना की गई भाई, अखिल भारत संघ की स्थापना की गई। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली क्या की गई, लागू की गई केंद्र में, और प्रांतों में क्या कर दी गई भाई, समाप्त कर दी गई। प्रांतों में क्या कर दी भाई, समाप्त कर दी। देखो प्रांतों में समाप्त करके जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो हम कहां ले आए भाई, केंद्र में ले आए। कहां ले आए, केंद्र में ले आए, ध्यान रखना। ठीक है, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई, क्या की गई भाई, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता 1935 के सुधार अधिनियम में हमने दी। हमने तो क्या दी, अंग्रेजों ने दी मतलब। ठीक है, सर्वप्रथम 1935 में संघात्मक सरकार बनाई। क्या बनाई भाई, संघात्मक सरकार, क्योंकि देखो भारतीय संघ की हमने क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी, और हमने क्या बनाई भाई, पहली बार संघात्मक सरकार। इस एक्ट के तहत बर्मा को ब्रिटिश भारत से क्या किया गया था, अलग किया गया था, क्योंकि इस अधिनियम से पहले जो बर्मा था वो भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, लेकिन 1935 के अधिनियम में क्या किया, क्योंकि ब्रिटिश भारत से उसको हमने क्या कर दिया भाई, अलग कर दिया, मतलब आज के वर्तमान भारत से भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, संघ प्रशासन के विषय को दो भागों में बांटे गए, हस्तांतरित और रक्षित। एक में क्या होता था, राजस्व संबंधी मामले होते थे, दूसरे में क्या होते, काम वाले मामले होते। ठीक है, वो ध्यान रखना। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। जितने भी विषय आते थे, देखो विषय 2 भागों में बांट रखे थे, तो इन विषयों की हमने 3 श्रेणियां और बना दी। कौन सी, एक तो संघ सूची बनाई, दूसरी राज्य सूची बनाई, तीसरी समवर्ती सूची बनाई। ठीक है, तो इनमें क्या किया गया भाई, उस समय तत्कालीन समय संघ सूची में हमने कितने विषय डाले, 59, और राज्य सूची में 54, और समवर्ती सूची में 36। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, 100। राज्य सूची में कितने हैं भाई, 61। राज्य सूची में कितने हैं, 61, और समवर्ती सूची में कितने हैं भाई, 52 है। कितने हैं भाई, 52 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक ये भी ध्यान रखना कि शक्तियों का बंटवारा, क्या भाई, शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के तहत किया गया, मतलब किस अधिनियम के तहत, तो किस अधिनियम के तहत भाई बताइए, 1935 के अधिनियम के तहत शक्तियों का बंटवारा हमने कर दिया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में 1937 का प्रांतीय चुनाव। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में क्या है भाई, प्रांतीय चुनाव करवाए गए, और उनमें कांग्रेस ने क्या है भाई, सरकार बनाई। क्या भाई, कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस ने क्या क्या किया भाई, 6 सीटों पर विजय प्राप्त की। टोटल 11 प्रांतों में चुनाव करवाए थे, जिसमें से 6 प्रांतों पर क्या है भाई, किसने सरकार बनाई, कांग्रेस ने सरकार बनाई। ठीक है, 1937 का अधिनियम। 1937 के बाद देखो, 1937 के बाद अगस्त प्रस्ताव 1940। क्या भाई, अगस्त प्रस्ताव 1940। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 क्या है ये मालूम होना चाहिए अपने को। क्या भाई, अगस्त प्रस्ताव 1940 क्या है ये अपने को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगस्त प्रस्ताव देखो, सबसे पहले तो 8 अगस्त 1940 को ये क्या है भाई, ये अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। पहला क्वेश्चन, ये अगस्त प्रस्ताव किसने पारित किया था,
लिनलिथगो ने। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी कौन था भाई? लिनलिथगो ही थे। तो और दूसरा, इसने प्रस्ताव में क्या बात कही वो देखो, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। बिल्कुल सही बात है कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए बन रहा है संविधान तो भारतीय ही बनाएंगे उसको। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया जाएगा, ये बात भारतीयों को हजम नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये दो चीजें मेन थी, और इसके असफल होने का कारण भी मैंने नीचे मेंशन किया है कि भारतीय तो पूर्ण स्वतंत्रता पर अड़े रहे थे। क्या थे भाई? भारतीय तो पूर्ण स्वतंत्रता पर अड़े रहे थे। मुस्लिम लीग अपनी अलग संविधान सभा की मांग पर अड़े रहे, मतलब दोनों ही असहमत थे इसे। क्या थे भाई? दोनों ही असहमत थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात सिरे नहीं चढ़ पाई अगस्त प्रस्ताव। अब क्या हुआ, जब दोनों के कारण कह सकते हैं कि भाई मुस्लिम लीग ने भी इसका वो कर दिया, कांग्रेस ने भी इसका मतलब बहिष्कार कर दिया, तो कांग्रेस ने अपने आप को भारत में अलग दिखाने के लिए क्या कर दिया भाई? एक व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। क्या भाई? व्यक्तिगत सत्याग्रह की। और वो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की भाई? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से की। कहां से की? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। इसमें सबसे पहले प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसको चुना भाई? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस जो सत्याग्रह है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका दूसरा नाम क्या है भाई? दिल्ली चलो आंदोलन भी। तो ये देखो, कांग्रेस ने अपने आप को अलग दिखाने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से क्या की गई? इसकी शुरुआत की गई। इसका दूसरा नाम क्या दिया गया? दिल्ली चलो। क्या भाई? दिल्ली चलो। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रह कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरी स्लाइड, 8वीं स्लाइड में देखो, नेक्स्ट क्रिप्स मिशन 1942। क्या भाई? क्रिप्स मिशन 1942, इसको समझो क्या था, क्या इसकी योजनाएं थी। द्वितीय विश्व युद्ध में चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की ब्रिटेन से भारत को आजाद करवाने के लिए क्या बना भाई? दबाव डाला गया। मतलब अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाला कि आप भारत को क्या करो? स्वतंत्र करो। और हकीकत बात है, दबाव अंग्रेजों के लिए बहुत मायने भी रखता था, ठीक है। दूसरा, इसमें सिंपल सा ये बता रखा है कि विंस्टन चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को क्या भाई भारत भेजा। क्यों भेजा? एक तो भारत में 1942 का आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उससे आंतरिक स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेज दबाव में थे उस आंदोलन को लेकर। फिर बाहर से जो राजनीतिक कूटनीति की तरफ से जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जो ये तीसरा जो देश है चीन, इन तीनों ने क्या किया? बाहर से प्रेशर बनाया। अंदर से भी अंग्रेज दबाव में, बाहर से भी। तो उसको मजबूरी में क्या है भाई? इस बात के लिए सहमति जताई, ठीक है, कि भारत को क्या कर देंगे भाई? आजाद कर देंगे, ठीक है। तो देखो, भारत की तरफ से इस वार्ता में कौन शामिल हुआ? मौलाना आजाद व पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन को इस मामले के लिए भारत भेजा, और क्रिप्स मिशन वाला जो आयोग था उससे मुलाकात करने वालों में भारत की तरफ से कौन थे? मौलाना आजाद व जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव पास किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखना। 8 अगस्त 1942 को तो भारत छोड़ो आंदोलन, और 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव पास किया गया था। गांधी जी ने इसको क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, ध्यान रखना। इसने क्या क्या कंडीशन रखी? देखो, इसने 3-4 चीजें रखी इसके अंदर। क्या क्या? युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यही हुआ भी यही था, 1946 में हुई। युद्ध के समाप्ति के बाद भारत ऐसा संघ हुआ जिसमें पूर्ण उपनिवेश का दर्जा है। ये बात हम पहले ही नकार कर चुके थे, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी, स्वराज चाहिए था, ये ध्यान रखना, ठीक है। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ में स्वीकार व अस्वीकार करने की क्या दी गई? छूट दी गई। तो यूं कह सकते हैं कि अलग विभाजन की शुरुआत जो हो चुकी थी उसको बल कहां से मिला? 1942 के क्रिप्स मिशन से। वैसे तो 1940 से अलग मतलब देश की मांग हो गई थी पाकिस्तान के रूप में, लेकिन अगर बात करें बल कब मिला तो 1942 का जो था ये क्रिप्स मिशन था, इससे इसको क्या मिला भाई? इस योजना को बल मिला। और भारत पाक विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947, जिसको भारत पाक विभाजन योजना भी बोलते हैं और माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं, 3 जून योजना भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नए संविधान निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन पर होगा, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में रखे भाई, ठीक है। अब इसके बाद देखो, क्रिप्स मिशन 1942 के बाद आखिर में क्या आता है? कैबिनेट मिशन। ये वो मिशन था
जो भारत में आया, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल के ही सदस्य थे, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति भेजे गए। त्रिसदस्यीय आयोग था जिसमें पेंथिंग लॉरेंस क्या था, मुखिया था। क्या था भाई, मुखिया था। और इनको भेजा गया, इन तीनों को भेजा गया कि आप जाओ भारत के लिए क्या भाई संविधान का निर्माण करो, उनको सत्ता हस्तांतरित करके आओ। ये ध्यान रखना, ये बात इन्होंने कही थी। और इन्होंने आने के बाद ही क्या किया था, एक तो संविधान सभा का गठन किया। क्या भाई, संविधान सभा का गठन। क्या भाई, संविधान सभा का गठन, ध्यान रखना। और फिर इस संविधान सभा ने क्या किया था, संविधान निर्माण। क्या भाई, संविधान निर्माण। देखो संविधान निर्माण में सबसे अहम योगदान या संविधान सभा के गठन में अहम योगदान किसका था भाई, क्रिप्स मिशन 1946 का। लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस अधिनियम का देखा जाता है, 1935 के अधिनियम का। तो ये आपका क्या है भाई, 1858, मैंने बताया था ना, ब्रिटिश क्राउन। क्या भाई, ब्रिटिश क्राउन ने जो कानून बनाए थे वो 1858 से लेकर 1947, ठीक है। वो 3 जून योजना वाला भी आपको हम करवा देंगे। मतलब 3 जून योजना में था, माउंटबेटन ने क्या रखा था भाई, प्रस्ताव रखा था कि जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए वो रियासतें पाकिस्तान में हो जाए, जो भारत में शामिल होना चाहते हो भारत में हो जाए। और 3 जून को क्या हो गया था, भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, ठीक है। तो ये यहां तक मैंने आपको करवा दिया था। पहली क्लास जो थी, जो मैंने स्पेशली ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में क्लास डाली थी, उसमें मैंने संविधान सभा का काफी कुछ आपको बताया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेकिन फिर भी जब हम रेगुलर कर रहे हैं तो ये क्लास से नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें संविधान सभा आपको पूरी करवा के मैं चलूंगा, ठीक है। दूसरा, एक इस पे स्नैपशॉट आराम से आप ले सकते हो, तो आप नोट्स भी इजीली, वैसे तो पीडीएफ में भी बन रहे हैं, आप टेलीग्राम नंबर जो भी अपने छोड़ सकते हो, उसमें यहाँ से जो ऑटोमेटिक पीडीएफ क्या हो जाती है भाई, सेव हो जाती हैं। तो एज इट इज यूं की यूं भेज देंगे। अगर कोई वैसे नोट्स बनाना चाहता है तो आप इजीली नोट्स से बना सकते हो, आपके बहुत काम आएंगे। डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे एक बार अच्छे से डिटेल से, तो जब ऑब्जेक्टिव में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो एक ही मूल मंत्र अपना लो। क्या भाई, एक मूल मंत्र अपना लो। वो मूल मंत्र क्या है, सीसी का। क्या है भाई, सीसी का मूल मंत्र। सीसी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर का मूल मंत्र अपना लो। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करोगे तो आपको सिलेक्शन होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब है आप कॉन्सेप्ट क्लियर, आपके लाइफ का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्या भाई, लाइफ का ही बहुत बड़ा पार्ट। आपको क्या बनना है, आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, या किस सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री हासिल करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना, आपको पायलट बनना है, कुछ भी बनना है, उसके लिए आपको पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक बेसिक नीड है। कॉन्सेप्ट एक क्या है, बेसिक नीड है हमारे लाइफ की। तो यूं समझो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कि मुझे करना क्या है, तो आप क्या ट्रैक पकड़ोगे। मतलब जब आपको, ये एक बात बताओ, जब आपको कॉन्सेप्ट, मान लो आपको दिल्ली जाना है, क्या भाई आपको दिल्ली जाना है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मुझे दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाना है तो क्या है भाई, दिल्ली आप 3-4 रास्ते से जा सकते हो। आप चाहो तो बाइक से जा सकते हो, आप चाहो तो बस से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, ये तो है ही है। आप किसी भी रूट से जा सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, रास्ते आपके पास हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। और वीडियो देखने के बाद, देखो भाई, एक तो जो आप वीडियो देखते हो उसको पूरी देखा करो। पूरी देखने का मतलब ये है कि आपको चीजें समझ में आएंगी। आपने 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट देखा और फिर आप देखते नहीं हो, तो फिर वो चीजें आपके क्या रह जाएंगी भाई, अधूरी रह जाएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप वीडियो को है ना पूरी कंप्लीट देखा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो और कमेंट किया करो, ठीक है। धन्यवाद भाई।